स्वागत है आपका डायलॉग्स में। मैं हूं शंकर रटिनेश। बात करेंगे बिहार की। जिस तरह से एनडीए में सीटों को लेकर मारामारी चल रही है। नित्यानंद राय जब चिराग पासवान से मिलने गए तो चिराग पासवान तब तक दफ्तर जा चुके थे। और वहीं पटना में भी बीजेपी की बैठक चल रही है सीटों को की माथापच्ची जो है उसको सुलझाने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर यानी कि पीके जनसुराज ने अपनी फर्स्ट लिस्ट जारी की है, जिसमें कि कई सारे चौंकाने वाले नाम हैं, कई सारे उस तरह के नाम हैं जिनकी लोग उम्मीद कर रहे थे। अब उस क्लीन बैकग्राउंड के नामों पर जनता क्या मुहर लगाएगी, जनता क्या वोट देगी, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के नेता शिव कुमार जी हैं। और साथ ही आर के वर्मा जो फॉर्मर प्रोफेसर हैं वो भी जुड़ रहे हैं पटना से। दोनों से बातचीत करेंगे कि जनसुराज की पहली लिस्ट में क्या जनता प्रशांत किशोर के नामों पर मुहर लगाएगी, और सीटों की माथापच्ची जो बिहार का जो डायनेमिक्स है वो किस दिशा में, किस करवट में बैठ रहा है। तो सबसे पहले शिव कुमार जी आपसे शुरुआत करते हैं। जो लिस्ट आई है, पहली लिस्ट, इसमें तो कई सारे ऐसे भी नाम हैं जिसपे कि प्रशांत किशोर के ऊपर ये आरोप लगेगा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को भी उन्होंने कोई छोड़ा नहीं है। जैसे कि कर्पूरी ठाकुर जी की फैमिली से उनकी पोती का नाम है, वैसे ही आरसीपी सिंह की बेटी का नाम है। तो जनसुराज कैसे अपने को डिफेंड करेगा, और जो पहली लिस्ट है उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, हाँ 50 की लिस्ट ये जारी हुई है। और कोई आरसीपी सिंह आज से जनसुराज में नहीं है। जनसुराज में अपनी पार्टी को उन्होंने विलीन किया था, और उसमें उनकी बच्ची जो है वो भी काम कर रही थी नालंदा जिला में, लंबे समय से काम कर रही थी। और दूसरा कर्पूरी ठाकुर जी का आपने नाम लिया, तो उनकी भी जो नतनी है वो भी जनसुराज से जुड़ी हुई थी। पदयात्रा में भी वो साथ थी। तो इसको केवल इसलिए नहीं अथी किया जा सकता है कि आरसीपी सिंह की बेटी है और वो कर्पूरी ठाकुर की रिलेटिव है। बहुत सारे नाम आप ऐसे पाएंगे जो सामान्य लोग, बिल्कुल सामान्य है, और वो लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। इसलिए ये आरोप कहीं से ठीक प्रतीत नहीं होता है कि प्रशांत किशोर ने वो इसलिए केवल दे दिया कि वो बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप का कोई पत्नी है, इसलिए नहीं दिया। ठीक है, इस पे आगे कैंडिडेट हर सीट की का जिक्र हम करेंगे। लेकिन वर्मा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से सीटों की मगजमारी चल रही है एनडीए में, जिस तरह से चिराग पासवान झुकने को तैयार नहीं है, जीतन राम मांझी झुकने को तैयार नहीं है, तो आप इस बिहार के चुनाव को कैसे देखते हैं कि वही पुरानी जो परिपाटी चलती थी, सीटों की धक्का मुक्की, सीटों की मगजमारी, कौन कितनी सीटें ले सकता है, उसी ट्रेंड को आप देख रहे हैं 2025 के चुनाव में भी, या फिर आपको कुछ अलग दिख रहा है इस चुनाव में? कि हम ये समझे कि जब डेमोक्रेसी में जब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के सामने होती हैं तो दो चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। एक तो ये कि एक होता है वार ऑफ मैन्योवर, कि किसी तरीके से इलेक्शन जीता जाए, उसके लिए क्या मैनेवरिंग करना है, क्या कैसे मैनेजमेंट करना है। और एक होता है वार ऑफ पोजीशन। उसमें ये होता है कि एक लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी डेवलप करें और एक लॉन्ग टर्म अपना स्कीम दें, और उस पर अगर वो रहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अभी मैं सुन रहा हूं कि अ, ये कि चार पांच चीज बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी, कि हम्म। जैसे एजुकेशन है या माइग्रेशन रोकना है, जो इस तरह की चीजें जो बोल रहे हैं, तो उसको मैं मानता हूं कि वार ऑफ पोजीशन है। वो एक हम्म। अस्थाई परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो जब अपोजिशन वार ऑफ पोजीशन के लिए लड़ता है तो उसको समय लगता है, लेकिन वो एक अस्थाई तरीके का चीज पाता है। और तो आप कह रहे हैं कि अभी जो तक, प्रशांत किशोर की जो लड़ाई है वो एक लंबी लड़ाई है, जिसमें हाँ, कि जो वार ऑफ मैन्योवर नहीं है उनकी लड़ाई, वार ऑफ मैन्योवर नहीं है, वार ऑफ पोजीशन है। अब बिल्कुल। जैसे अब कहाँ कितना ग्रांट दे दें या किसी तरीके से मैन्योवर करके इलेक्शन जीत लें, तो वैसे में होता क्या है कि वो टेम्पररी होता है।
और अभी का जो हमारा इंडियन सिस्टम में जो ऑपोजिशन है वो वार ऑफ मैन्यूवरिंग में लगा हुआ है। कभी ये कंप्लेन, कभी वो कंप्लेन, या फिर उसको तो चुनाव एक जीतना है ना, क्योंकि दूसरे पावर ऑफ पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि सत्ता में किसी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक पावर को हाँ ग्रैब करना है। इंडियन पॉलिटिक्स की आज की तारीख में रियलिटी है। जो हाँ, तो समाजवाद उसमें और जिस उस आइडियोलॉजी की जो राजनीति होती थी, उस हाँ, राजनीति को तो राजनीतिक दलों ने बहुत पहले दफन कर दिया। एक लॉन्ग टर्म सोच जो होता है कि आगे भविष्य में क्या करना है, उस पर अगर पार्टी काम कर रही है तो भले देर लगे लेकिन वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। और ठीक है, तो अभी क्या आप हो जो रहा पॉइंट है। कह रहे आप जो पॉइंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तारीफ ही आप कर रहे हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स को बिहार में देख रहे हैं। मैं तो अपनी शिव समझ कुमार बता रहा हूँ। जी। मैं किसी पार्टी का प्रशंसक नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी का निंदक हूँ। हम्म। लेकिन जो मेरी समझ ये है कि जो वार ऑफ पोजीशन के लिए जो पार्टियां काम करती हैं वो एक अस्थाई स्थान पाती हैं। तो आप हम्म। देखिए कि फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो कांग्रेस के जो मूवमेंट थे, महात्मा गांधी या जो लोग लीडर थे, उन लोगों ने एक राष्ट्र की कल्पना की कि कैसा होना चाहिए, और हम्म। वो लंबी लड़ाई लड़े तो सफलता पाई। और वो मैन्योवर करने के लिए अभी क्या हो रहा है हमारे देश में, चाहे बिहार भी पार्टी है उसका, कि हम्म। वार ऑफ मैन्योवर पर पार्टियां ज्यादा जोर दे रही हैं, वार ऑफ पोजीशन पर नहीं। यानी हम ये कहें कि ये फ्यूचर का नहीं सोच रही हैं, अभी जीत लें। और एक एक है भी कि कहा जाता है कि जो फ्यूचर जनरेशन का सोचता है वो स्टेट्समैन होता है, जो फ्यूचर कमिंग इलेक्शन का सोचता है वो पॉलिटिशियन होता है। इसको ठीक सिंपल है, भाषा तो में बता बिल्कुल आपने बहुत अच्छी दें। बात कही कि आज की तारीख में ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन हैं, स्टेट्समैन नहीं हैं। शिव कुमार जी हाँ से जानते हैं अलग अलग सीटों का हाल। शिव कुमार जी, जो अस्थावां सीट है, इसमें जो आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को टिकट दिया गया है, वैसे तो सीट आप देख रहे हैं कि काफी सालों से एक तरह से रूलिंग अलायंस के पास में है। वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि इस सीट पे जनसुराज खाता खोल पाएगी? अब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी लड़ाई होगी हम्म। अस्थामा में जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र हैं एमएलए, बिल्कुल। और लंबे समय से हैं। हम्म। 2005 से आप समझिए वो हैं, हम्म। और 2005 से वो हैं, तो कोई विकास किया हो अस्थामा बहुत ऐसा नहीं लगता। हम्म। और अस्थामा जो कंस्टिट्यूंसी है, बरबीघा में बैठे हुए हैं। जी। बरबीघा के तीन तरफ अस्थामा कंस्टिट्यूंसी है। तो इस कंस्टिट्यूंसी को जितनी गहराई से हम जानते हैं, दूसरे उसको समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। एक बिल्कुल, बड़ी क्योंकि आपने तो बात जो, चुनाव भी लड़ा है वहां से, तो इसलिए आपसे बेहतर बिल्कुल नहीं जान सकता। बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ी बात जो है कि जो निचला तबका, अत्यंत पिछड़ा और दलित, इससे ये प्रशांत किशोर की ओर मुड़ा, पहली बार मैं देखी। तो इसका मुड़ना ये बताता है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके गिरने की प्रक्रिया शुरू, हम्म। समझ आई। कुल हम्म। मिला करके नीतीश जी का अनुसूचित जाति तो कम था, लेकिन अत्यंत पिछड़ा उनका सबसे बड़ा स्तंभ होता था। और हम्म। वह अत्यंत पिछड़ा अभी हम देख रहे हैं कि खिसक चुका। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, बहुत दिलचस्प ये लड़ाई। श्री कुमार जी, जो कैंडिडेट है, हमने कई सारे चुनाव में देखा है कि जब ब्यूरोक्रेट कोई खड़ा हो जाता है, आईपीएस ऑफिसर खड़ा होता है, तो हाँ उसको हाँ सोसाइटी का एक तबका जो जिसको कहते हैं कि एलीट क्लास या जो पढ़ा लिखा अपर मिडिल क्लास है, वो तो चाहता है कि ऐसे लोग राजनीति में आए। लेकिन जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स का जो कंपल्शन है कि ईबीसी किधर पोलराइज होगा, अपर कास्ट किसे वोट देगा, तो जाति की जो व्यवस्था है उसमें वो कैंडिडेट कई बार सफल नहीं हो पाते। तो आज की जो लिस्ट है, जैसे कि इसमें आपने देखा कि आर के मिश्रा दरभंगा सीट से खड़े हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। उसी तरह से केसी सिन्हा, जिनकी केमिस्ट्री की किताब हम लोग सब पढ़ते और आईआईटी में लोग उस किताब को पढ़ा जाता है, तो केसी सिन्हा कुम्हरार की सीट से खड़े हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये 5-10 हजार वोट के अलावा ये जीतने की दहलीज तक पहुंच जाएंगे?
क्योंकि कुम्हरार सीट या पटना की जो सीटें हैं वो तो बीजेपी का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड सीट है, कई सालों से रहा है। तो आप कैसे इसको देख रहे हैं इन कैंडिडेट को? देखिए, एक बात मैं बता दूं, वो ये आप साफ कर देते हैं कि चुनाव जीत जाना मकसद प्रशांत किशोर का नहीं। हम्म। वर्मा जी ने ठीक कहा कि हम्म। प्रशांत किशोर का मकसद है एक जड़ता को तोड़ दें। हम्म। बिहार में जो जातीय गलबंदी है, इस गोलबंदी पर चोट कर रहे हैं वो लगातार। हम्म। और यहाँ का मामला जो पलायन का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, कृषि का मामला है, उन तमाम मामलों को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो एक किस्म से कहिए कि वो इसको तोड़ने के लिए व्याकुल। अब हम्म। कैंडिडेट कौन कितना वोट ला पाएगा, ये बहुत महत्व की चीज मेरे समझ से नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह होगा कि कैंडिडेट किस तरह से इसका मुकाबला करता है जो चुनौती आई है। तो मैं यही कहना चाहता। आपके हिसाब से जो 51 कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें आ, 5 ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो आपको लगता है कि टफ फाइट, कड़ी मुकाबला देंगे उस रेस में, जब एग्जिस्टिंग जो लिगेसी पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट उतरेंगे तो? कई कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी का पाना पहले कहते कि कौन कौन जो हो जीतेगा कुश्ती, ये जड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन मैं हम्म। इतना कह सकता हूं कि 50 कैंडिडेट का जो लिस्ट जारी हुआ है, उसमें कम से कम 35 ऐसे लोग हैं जो मुकाबला बहुत अच्छा करेंगे, शानदार हम्म। मुकाबला करें। ये मैं आपको क्योंकि कह रहा हूं। आज की लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो ये बात कही है कि वो राघोपुर से कैंपेन की शुरुआत करेंगे, तो प्रशांत किशोर की एक स्ट्रैटेजी तो बहुत साफ दिख रही है कि इस चुनाव को ऐसे रोचक मोड़ पे ले आना है, या फिर पूरे चुनाव का जो केंद्र बिंदु है वो प्रशांत किशोर बने। अगर वो कल की तारीख में तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़ा होंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, अगर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो वैसी स्थिति में जैसे कि दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ केजरीवाल चुनाव लड़े थे, तो पूरे इलेक्शन का एक तरह से सेंटर पॉइंट केजरीवाल बन गए थे। वैसे ही प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी दिख रही है साफ तौर से। हाँ, ये क्या आपसे लड़ाई क्वेश्चन है? उस किस्म की हो सकती है। मैं बिल्कुल आपको बता रहा। हम्म। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर नीतीश जी खड़े होंगे तो मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। हम्म। लेकिन नीतीश जी तो बराबर एमएलसी कोटे से ही जाते हैं, और हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी कोई विधानसभा का चुनाव अब लड़ने की स्थिति में भी है। हाँ, राघोपुर से उन्होंने चुनाव कैंपेन शुरू किया है। इसका भी एक बड़ा मैसेज, जबरदस्त मैसेज है। वह क्षेत्र आप और हम समझ सकते हैं कि आरजेडी के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है, और बिल्कुल। वहां खड़े होकर के उसको चुनौती देना कोई सामान्य बात नहीं, बड़ी बात तो मानी जाएगी। तो आप ठीक कह रहे हैं, केंद्र बिंदु में रहेंगे प्रशांत किशोर। मैं आपसे वन सहमत हूँ। बिल्कुल वर्मा साहब, जो शिव कुमार जी कह रहे हैं और आपने भी इस बात को कहा कि वो जिस तरह की पॉलिटिक्स बिहार में करना चाह रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि प्रशांत किशोर से ये सवाल मैंने पूछा था कि 2025 के आप चिराग पासवान तो नहीं होंगे, कि चिराग पासवान ने जिस तरह से वोट काटा था नीतीश कुमार का, तो वैसे ही आप इस बार एनडीए का या फिर तेजस्वी यादव का वोट काटेंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सक्सेस आपको, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट माना जाता है जहां पे लोग पहले से मन बनाए होते हैं कि उसे किसे वोट देना है, जातियों के आधार पे या अपने अपने जो बायसनेस है उसके आधार पे। तो वैसी स्थिति में आप बिहार की जो पॉलिटिक्स की जड़ता है, या फिर कहें जनता के दिमाग में जो नीतीश के लिए उनकी वेलफेयर स्कीम को लेकर कहीं ना कहीं फटीक के बाद भी वो कन्विंस्ड है कि ठीक है नीतीश कुमार को ही वोट देना है, नहीं तो लालू आ जाएगा, तो इसमें कुछ परिवर्तन देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, ऐसा होता है कि कास्ट या जाति जब हम कहते हैं तो वो इजिली कॉन्ग्लोमरेबल फैक्टर है। जैसे ही हम यादव कहते हैं या जैसे ही हम राजपूत कहते हैं, पूरे स्टेट के राजपूत को समेट लेते हैं, पूरे स्टेट के हम्म। यादव को समेट। तो ये हम्म। पॉलिटिकल पार्टीज के वेपन्स हैं कि वो कास्ट का कॉल देते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जनता उस कॉल को नहीं सुनती है, वो लोग भी सोचते हैं कि हम जात के साथ रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी चीजें नहीं सोचते। हम्म। केवल उनके दिमाग में आना चाहिए
कि हम इसके अलावा हमको क्या क्या चाहिए। उनके एज ए सिटीजन, एज ए वोटर, उनके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। तब चीजें बदल जाती हैं। मुझे याद है कि 1975 में जो छात्र आंदोलन चल रहा था, और आप भी इतिहास देखेंगे तो आप बिल्कुल। देखेंगे कि सब कुछ होते हुए भी जनता पार्टी के टिकट पर XYZ जो भी खड़ा हुआ जीत गया। तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल आंदोलन से ही बदलाव आएगा, विचार में परिवर्तन से भी आएगा। वे जनता को ये कन्विंस होना चाहिए कि जो फला सामने कैंडिडेट खड़ा है वो हमारे हित की बात सोच रहा है। अभी हम्म। आप देखिए कि रिलीजन को लेकर है, तो जनता यह समझ रही है कि भाई हमारे रिलीजन के सुरक्षा के लिए ये पार्टी काम कर रही है, या कोई जनता समझ रही है कि हमारे बैकवर्डनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फला पार्टी काम कर रही है। तो वो कन्विंस हो जाती है। लेकिन जब यूथ है या जनता है ये कन्विंस हो जाए कि हमको क्या चाहिए और कौन दे रहा है, तो वो कोई मैन्यूवरिंग काम नहीं करता है, वो आ जाता है। और वो जमीनी स्तर पर होना चाहिए, जमीन पर। और आई 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 मस्ट से दैट प्रशांत किशोर जी ने इसे जमीन पर काम किया है, तो इसका कुछ लाभ मिलना चाहिए। फैक्टर्स रहते हैं, कास्ट फैक्टर है, पार्टी एफिलिएशन है, कैंडिडेट ओरिएंटेशन है, ये सब फैक्टर्स मिलजुल के ही होता है, कोई एक फैक्टर से नहीं होता है। केवल ये कह दें कि कास्ट से ही डिसीजन होता है, तो एक कंस्टिट्यूएंसी में एक ही कास्ट के दो पार्टी एक ही कास्ट के कैंडिडेट कर देते हैं, तो एक क्यों जीत जाता है। तो ये सब है कि आप किस तरीके से जनता कन्विंस हो पा रही है, या जनता समझ रही है कि हमारा हित किस में है, तो हम्म। उसको वो वोट देती है। अब ये सिचुएशन, आज का बिहार का जो सिचुएशन है, वो कोई भी राजनीतिक पंडित प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है आज तो के आप ये कह रहे हैं सिचुएशन। कि वर्मा साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है, क्योंकि अक्सर जो बिहार का चुनाव होता रहा है, बाइपोलर चुनाव होता रहा है, थोड़ा एक डिफरेंट है। महागठबंधन का, ये अब ट्रायंगुलर चुनाव बन गया है। हाँ, ये डिफरेंट है। इस चुनाव में हम्म। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, हम्म। पीछे के जंगल राज का डर है, हम्म। फिर वो सब तो पहले बैकवर्ड भी थे। कास्ट के। एंटी इनकम्बेंसी हाँ नीतीश कुमार को लोगों ने 2020 में ही राइट ऑफ कर दिया था। हाँ हाँ। लालू का जो डर था वो हर चुनाव में मुद्दा होता है। इस चुनाव में क्या अब हर डिफरेंट है, ये बार, बताइए। हर चुनाव में कहा जाता है कि जंगल राज आ जाएगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि हर बार रिपीट होगा, लेकिन जनता कन्विंस होती है। तो ये जो चुनाव है, इसमें एक तीसरी धारा उभर कर दिख रही है। अब हम्म। देखते हैं कि वो धारा कितना जोरदार है, या कितना असर कर पाती है यूथ के माइंड को। और आप जानते हैं कि यूथ का माइंड जिधर जाता है उधर समाज चला जाता है, बदलाव आ हाँ। जाता है। तो कुछ बदलाव की उम्मीद मैं कर रहा हूँ इस चुनाव में। अ, और मेरे पास तो कोई ऐसा ठोस डाटा नहीं है कि मैं प्रेडिक्ट लेकिन कर। आपने एक काफी सिग्निफिकेंट बात कही है कि यूथ जिस चुनाव में जिस डायरेक्शन में मूव करता है, वो उस चुनाव की दशा और दिशा हाँ बदलती है। शिव कुमार हाँ। जी, आपसे इस सवाल के को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो वर्मा जी कह रहे हैं कि यूथ का जो मोमेंटम है, अगर 2020 का चुनाव था वो तेजस्वी के साथ में था, इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ में दिख रहा है, या फिर एक बड़ा तबका है वो कन्विंस हो रहा है कि जो प्रशांत किशोर बात कह रहे हैं, कह तो सही रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्रशांत किशोर की बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। बिल्कुल। यूथ तो बिल्कुल बेचैन है, पागल है। हम्म। और वो परिवर्तन के लिए बिल्कुल बेचैन है। मैं गांव गांव हम्म। में, इधर लगभग मैं 100 से ज्यादा गांव में घुमा हूं अपने हम्म। इलाके में। और मैं देख रहा हूं कि वो जाति से ऊपर उठ करके प्रशांत किशोर की जो बात है, वो जो बोल रहे हैं, उससे वो प्रभावित हो रहा है। और हम्म। बेचैनी है उसमें परिवर्तन का। इसीलिए माना जा, और यूथ, हम भी समझते हैं कि यूथ 1977 में हम लोग जेल से छूटे थे, हम्म। और मात्र एक सप्ताह बचा था चुनाव में, कोई विशेष समय नहीं बचा था। हम्म। लेकिन हर गांव के यूथ जो था, वो पहले से तैयार बैठा हुआ था कि हमको परिवर्तन करना।
और इस बार भी वैसी ही स्थिति मैं देख रहा हूँ। 1990 में बीपी सिंह जब आए थे तब यूथ उभरे थे एक बार, और इसके बाद इस बार ही मैं देख रहा हूँ कि बड़ी हम्म। तादाद में यूथ जो है आ रहा है, तो जमकर आ रहा है। आप इसको 1977 और 1990 का चुनाव मान रहे हैं बिहार का? ये तो बहुत ही नहीं, बोल्ड ऐसा तो नहीं स्टेटमेंट है। मान रहे हैं, हम्म। लेकिन उससे मिलता जुलता मान रहे हैं। हम्म। बाकी के चुनावों में इस किस्म के नौजवानों को आते हुए मैंने नहीं पाया जो हम्म। आज देख, और वो जाति से ऊपर उठ करके, संप्रदाय से ऊपर उठ करके वो आ रहे हैं। एक एक और बड़ी जो बात। बात एक और जो बात प्रशांत किशोर ने जिसको कहते हैं टेबल टर्न कर देना, वो इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि किस तरह से जो करप्शन का इशू है वो बीजेपी का पोल प्लांक रहता था। हर एक चुनाव में आप देखें कि हर एक स्टेट में बीजेपी ने, जो इनकम्बेंट सरकार है अगर अपोजिशन की, उसके खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए, कुछ नेता जेल भी गए और उसको लगा के बीजेपी ने वहां पे सत्ता पाई। ये पहला स्टेट है जहां पे बीजेपी बैकफुट पे है और प्रशांत किशोर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी नेता को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो प्रशांत किशोर का जो करप्शन प्लान है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करप्शन के चार्जेस लगा के एक क्रूसेडर के रूप में मिस्टर क्लीन की इमेज के साथ वो दिल्ली की सत्ता में आए, तो प्रशांत किशोर का ये जो गैम्बल है, आपको लगता है कि बिहार की जनता करप्शन को लेगी उतनी गंभीरता से? ले रही है, हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ, ले रही। हमारे इलाके में ही पहले चौधरी जीतते थे, अशोक चौधरी, हम्म। जी। और अच्छे अच्छे ढंग से जीतते थे। उनके पिताजी हम्म। भी, वो अभी लड़ाना चाहते थे अपने परिवार से ही उम्मीदवार, अब बैकफुट पर है और चारों तरफ शोर है हम्म। उनके खिलाफ बिल्कुल मचा हुआ है। और बीजेपी को तो बिल्कुल बैकफुट पर ला दिया प्रशांत किशोर ने। हम्म। उनके भी बिल्कुल जदयू और बीजेपी दोनों का बखिया उघेड़ दिया भ्रष्टाचार के मामले में। जो हम्म। जीरो टॉलरेंस कहते थे नीतीश जी, उसको तो आम जनता के बीच में उघाड़ नंगा कर देने का काम किया। इसका हम्म। असर इस चुनाव पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा वो बात नहीं है, खूब पड़ेगा। मैं समझ हम्म। रहा हूं। हम्म। और यह मुद्दा बीजेपी और जदयू के हाथ से फिसल गया। अब हम्म। वो भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलने की स्थिति में आज नहीं है। वो बचाव का छांव खोजते चल रहे हैं। हम्म। जहां एक मंत्री के विभाग का एक मामूली इंजीनियर अरबों रुपया रात में जलाता हो छत पर, और उसके टंकी से फिर भी करोड़ों करोड़ रुपया निकलता हो, और उस मंत्री को अभी तक, आज के तारीख तक, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हटा नहीं सके। तो पहले वाला मैं मानता हूं कि जिस समय जिस नीतीश कुमार को मैं जानता था, वो अब नीतीश कुमार नहीं है, हम्म। वो निस्सहाय है बिल्कुल। इसीलिए यह मानकर चलिए कि यह सरकार तो चली ही जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। हम्म। चलिए, वर्मा जी आपसे ये सवाल लूंगा कि चिराग पासवान के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान हमेशा से केंद्र की राजनीति करते रहे और एक बड़े ही स्ट्रैटेजिक तरीके में, जैसे कि मौसम वैज्ञानिक की तरह, कब उन्हें सेंटर में रहना है, कब उन्हें किस पार्टी को छोड़ना है, उस ऑप्शन का इस्तेमाल किया। अब प्रशांत किशोर जिस तरह से एक यंग एनर्जेटिक लीडर के रूप में बिहार में अपने को पोजीशन कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव और चिराग दोनों के लिए खतरे की बात है कि कल की तारीख में, चलिए अगर एनडीए की सरकार वापस भी आ जाती है, तो अगला जो चुनाव होगा, अगले चुनाव के लिए प्रशांत किशोर एक अपोजिशन लीडर के तौर पे, एक चेहरे के तौर पे अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं पोजीशन कर चुके होंगे। तो इन दोनों के लिए खतरे की घंटी है कि चिराग दिल्ली में अपनी गद्दी बचाएं या दिल्ली छोड़कर पटना जाएं। देखिए, इसके पहले मैं शिव शशि कुमार सर सर आप के शशि सर शिव आप थोड़ा कुमार सा हाँ, शिव कुमार थोड़ा सा सर को मैं की बातों को मैं एंडोर्स कर दूं कि हम्म। उन्होंने जो कहा कि जो करप्शन की बात उठाई है प्रशांत किशोर जी हम्म। ने, ये एक क्या बोलते हैं, एक लैंडमार्क की तरह है, और इससे लोगों के विचार में बहुत ज्यादा असर किया है ये चीज। हम्म। अ, तो इसे बहुत बड़ा, माने एक इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो लोगों का ध्यान उनके तरफ कम था, लेकिन ये करप्शन का जो बात उठाए हैं और प्रमाण के साथ कर रहे हैं, तो इस पर
जनता का ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ है, और ये कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट होगा इसमें। अब बात है तेजस्वी और चिराग पासवान की सर्वाइवल की बात। तो आप ही देखिए कि इनका बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है। तो मैं मानता हूँ कि चिराग पासवान का बेस बहुत लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू तेजस्वी, हम्म। क्योंकि तेजस्वी इज कैरिंग द हेरिटेज ऑफ लालू जी, एंड एट द सेम टाइम कांग्रेस के जो विचारधारा है उससे मेल खा रही है। हम्म। तो आने वाले समय में मेरी समझ से चिराग पासवान को एक धरातल ढूंढना होगा, अपना बेस बड़ा करना होगा। उसी के लिए तो वो बीजेपी के साथ अलाइन हुए हैं कि ताकि उनकी जो केमिस्ट्री और उनका जो बेस है वो बीजेपी के वोटर के साथ में बीजेपी के मिलके वो। साथ एलाई हुए हैं, तो बीजेपी हम्म। के वोट के वो हकदार नहीं है ना। उनको हम्म। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मान लीजिए मोदी जी के नाम पर मिल रहा है, तो हम्म। उनका अपना वजूद तो नहीं है। हम्म। और दूसरी बात की वो खुद भी अपने आप को हनुमान कहते हैं, मतलब ही हैज हम्म। नॉट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी तो एक्सपोज किए नहीं है। हम्म। तो उनको इस आधार पर ग्राउंड बनाना होगा, जो कि तेजस्वी को प्रिविलेज है कि उनका ग्राउंड पहले से बना हुआ है। अब उनके कितना पास तो सफल होते हैं, कितना हाँ, सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, एक टाइम कहेगा, आने वाला समय कहेगा। लेकिन 2025 का इलेक्शन बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम में एक लैंडमार्क होगा, ऐसा मेरी समझ है। चलिए आपने तो एक तरह से इस इलेक्शन को लैंडमार्क इलेक्शन करार दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर इस चुनाव के एक एक्स फैक्टर हैं। हाँ, भले उन्हें ये वोट फैक्टर आए या ना बहुत आए, इम्पोर्टेंट हो लेकिन गया है। वो एक्स फैक्टर इस चुनाव के हैं। शिव कुमार जी पे आते हैं। शिव कुमार जी, आपको लगता है कि अगर एक सिनेरियो ये बनता है कि प्रशांत किशोर को कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं आते, लेकिन प्रशांत किशोर विधायक के रूप में चुनकर आ जाते हैं असेंबली में, वैसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं बिहार की अगली विधानसभा को, कि जहां पर तेजस्वी यादव होंगे, अगर प्रशांत किशोर होंगे, और वहां पर अगर एनडीए वापस सत्ता में आती है या तेजस्वी अगर पावर में आते हैं, वहां पे एज ए अपोजिशन लीडर प्रशांत किशोर का रोल आप क्या देखते हैं? या फिर आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ने जैसे पहले कहा है कि अगर 10-12 सीटें उनको आती है तो वो सारे एमएलए को मैं कहूंगा कि आप किसी पार्टी में मिलना है मिल जाओ, वो स्थिति बनेगी? मैं बिल्कुल साफ साफ आपसे कहना चाहूंगा हम्म। कि प्रशांत किशोर जी को वह भूमिका निभानी चाहिए। हम्म। वो अपने विधायकों को जो छूट देने की बात उन्होंने कहा, हम्म। वो अतिवाद होगा मेरे हम्म। समझ से। हम्म। उनको ले करके और फिर उनको अपनी बात विधानसभा के फ्लोर पर मजबूती के साथ रखना होगा। इससे जो मूवमेंट एक तैयार होगा, वह अगली बार की सरजमीन उनकी तैयार कर देगी। आप एक जमाने में समझिए कि 6 एमपी मात्र सोशलिस्ट पार्टी के हुआ करते थे। बिल्कुल। मधुले में, हाँ, मधुली में उसके नेता हुआ करते थे। और उस जमाने में मंकी कोर्ट का मामला हो, लाइसेंस का मामला हो, या और जो भी घोटाले हो कांग्रेस के, उन तमाम घोटालों को उजागर करने का काम कौन कर रहा था? मधुली में कर रहा था। बिल्कुल। और एक सिचुएशन उसने ऐसा बना दिया कि बाकी पार्टियां भी उनके मुद्दे पर तैयार हो गई। फिर 74 का आंदोलन आ गया, और 74 का आंदोलन आ गया, जयप्रकाश नारायण जैसी हस्ती उसकी अगुवाई में आ गई, तो पूरे हिंदुस्तान में वह आंदोलन फैल गया। हम्म। लाख इंदिरा जी टाटा बिरला की बात करने लगे, फासिज्म की बात करने लगे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इमरजेंसी उन्होंने लगाया तो प्रतिकूल असर ही पड़ा। फिर पूरे बिहार से ही भी सफाया हो गया, उत्तर प्रदेश से सफाया, माने उत्तर भारत कहिए कि बिल्कुल सफाया हो गया, पूरा हम्म। सत्ताच्युत हो गई। तो प्रशांत किशोर को तेजस्वी के रहने के बावजूद भी एक अपना जो आवाज है, उस आवाज को बुलंद करते रहना चाहिए। वह आगे की सरजमीन के लिए एक मजबूत धरातल देने का काम, मेरी समझ में बिल्कुल। है। बिल्कुल आपने सही बात कही। वर्मा साहब से अंतिम टिप्पणी लेकर हम वाइंड अप करेंगे। वर्मा साहब, आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार ने एक बड़ी गलती की, जिसको कि कई सारे बीजेपी या फिर जेडीयू के नेता भी इस बात को मानते हैं कि अगर उन्हें अपनी पॉलिटिक्स और जेडीयू का फ्यूचर बचाना था या बचाना है,
तो अपने बेटे को समय से पहले उन्हें लॉन्च करना चाहिए था, ताकि जेडीयू का जो कैडर है उसको कम से कम ये विश्वास हो कि ये पार्टी चलती रहेगी। क्योंकि आज की तारीख में लोगों को लगता है कि ठीक है, नीतीश कुमार जिस तरह से एज उनका फैक्टर उनके ऊपर हावी हो रहा है, कल की तारीख में अगर उनके अस्वस्थ हुए तो उनकी पार्टी के ढेर सारे लोग बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। वो जो एक कॉन्फिडेंस देने का काम था, वो अगर अपने बेटे को लॉन्च करते, हालांकि उसमें उनके ऊपर ये डायनेस्टिक आरोप लगता, लेकिन वो अपनी पार्टी को बचा सकते थे। मैं दो बातें कहूंगा जी। कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, राजनीतिक नेतृत्व, न तो इम्पोज होता है ऊपर से और हम्म। न ही ग्रो करता है। इट हम्म। इज थ्रोन अप बाय पीपुल। हम्म। वो जनता उनको ऊपर भेजती है। तो अब नीतीश जी अपने बेटा को लॉन्च कर देते तो कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, उनका हम्म। अपना भी काम होना चाहिए, जैसे अभी तेजस्वी कर रहे हैं बहुत दिनों से। हम्म। तो प्रोजेक्ट कर देना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब रही बात जेडीयू के बचने की नहीं बचने की, ये हम्म। तो समय बताएगा कि क्या कितना स्ट्रेंथ होता है, क्या स्टैंड लेते हैं इस पर। और तीसरी बात जो मैं बहुत अभी सोच रहा था बोलने के लिए, कि हम्म। आपने पूछा था शिव कुमार सर से कि वो हम्म। हाउस में आ जाए प्रशांत किशोर तो क्या होगा। हम्म। तो मैं इतना कह सकता हूं कि उसका कैरेक्टर चेंज करेगा। हम्म। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेट क्या बोलते हैं, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगा। हाउस में जो डिस्कशंस होंगे वो बहकेंगे नहीं। हम्म। इतना तो फायदा मैं देख रहा हूँ कि हाउस में जाएंगे तो इनकी बात सुनी जाएगी और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इसी तरीके की बात करें। तो देयर विल बी ए गुड पार्लियामेंट्री चेंज इफ प्रशांत किशोर ज्वाइन द हाउस। थैंक यू सर। चलिए वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार जी, कम बहुत से कम आप तो बहुत एक वोटर के रूप में तो वर्मा जी मिल ही गए हैं कि वो जिस तरह से कन्विंस्ड हैं प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स और उसके नैरेटिव और उसके लॉन्ग टर्म का जो इफेक्ट है उससे। जो भी लेकिन कुल मिलाकर जो भी प्रबुद्ध और समझदार है वो हमारे ही वोटर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए, और वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर की जनसुराज की जो पहली लिस्ट है उसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो बिहार की जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो शिथिलता आ गई थी उसमें एक फ्रेशनेस की तरह है। जनता, सवाल ये है कि उन सारे नामों पर कैसा मैंडेट देगी, जनता उन्हें सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कि बिहार की जो राजनीति जाति में जकड़ी हुई है, उस जाति की राजनीति से बिहार की जनता निकल पाती है नहीं निकल पाती। और इसके समानांतर जो एनडीए में सीटों को लेकर मारामारी मची हुई है, घमासान मचा हुआ है, उसमें क्या बीजेपी चिराग पासवान को 25 सीटों पर सिमट पाएगी या चिराग पासवान कुछ और लेकर जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद सर। हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। बाकी खबरें और बाकी वीडियो के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। धन्यवाद धन्यवाद।